पीआईए की मिस्ट्री फ्लाइट PK-404 जो कि आज से 35 साल पहले गिलगित से इस्लामाबाद के लिए टेक ऑफ तो हुई, लेकिन कभी भी इस्लामाबाद अपनी मंजिल पहुंच ही नहीं पाई। मैं वो बदकिस्मत हूँ कि जिससे मिलने के लिए मेरे वालिद वालिदा और 2 भाई इस्लामाबाद आ रहे थे। उस दिन से लेके आज दिन तक हमें पता नहीं है कि हमारे प्यारों के साथ क्या हुआ है। पीआईए की मिस्ट्री फ्लाइट PK-404 फोस्टर F-27 जो कि आज से 35 साल पहले गिलगित से इस्लामाबाद के लिए टेक ऑफ तो हुई, लेकिन कभी भी इस्लामाबाद अपनी मंजिल पहुंच ही नहीं पाई। इस फ्लाइट में तकरीबन 54 लोग सवार थे, जिसमें से 49 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। खानदान वाले अपने प्यारों को आज तक तलाश कर रहे हैं और वो इस कश्मकश में है कि किसी दिन हमारे प्यारे दरवाज़ा खटकाएंगे और हमें बोलेंगे कि हम आ गए और ये मौजज़ा होगा। लॉजिकली अगर हम बात करें तो ये चीज़ ठीक भी हो सकती है। आज से 35 साल पहले ये वाक़या हुआ था, लेकिन अब भी उनकी डेड बॉडीज मिल सकती हैं और बहुत ही जल्द मिलने की 25 अगस्त 1989 की एक बदनसीब सुबह को ये तैयारा टेक ऑफ के लिए रवाना हुआ। दरअसल ये तैयारा पहले भी एक फ़्लाइट मुकम्मल कर चुका था और वो इस्लामाबाद से ही गिलगित आया था और गिलगित से ही वापस इसको इस्लामाबाद जाना था। तो ये कंटिन्यूस फ्लाइट थी जिसकी क़यादत कैप्टन एस ज़ुबैर कर रहे थे। वैसे मैं आपको इस तैयारे के बारे में बताता चलूँ। यह है फोकर F-27 फ्रेंडशिप प्लेन जो कि डच कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। डच कंपनी टर्बोप्रॉप एयरलाइन ने ये 1950s में इंट्रोड्यूस करवाया था। इस तैयारे में तकरीबन 28 से 52 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है। इस फ्लाइट में कैप्टन एस ज़ुबैर, कैप्टन एहसन आफ्ताब बिलगरामी, फर्स्ट ऑफिसर सुहेल इकबाल, फ्लाइट स्टेवर्ड मोहम्मद मकसूर और एक खातून एयर होस्टेस खालिदा हबीब शामिल थी। बिलाखिर इस जहाज़ की रवानगी की टाइमिंग 7:30 सुबह की होती है और फिर तकरीबन 5 मिनट लेट 7:35 पर यह जहाज़ टेक ऑफ करता है। इसमें से बहुत से पैसेंजर्स ऐसे होते हैं जो अपने प्यारों से मिलने इस्लामाबाद जा रहे होते हैं, या फिर वो इस्लामाबाद किसी काम से किसी जॉब के सिलसिले में जा रहे होते हैं, या फिर इस्लामाबाद के रिहायशी गिलगित घूमकर वापस इस्लामाबाद जाने की फ्लाइट में बैठे हुए होते हैं। लेकिन उन बेचारों को ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। टेक ऑफ के तकरीबन 5 मिनट बाद 7:40 पर कैप्टन एस ज़ुबैर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और बताया कि हम पुंजी चेक पोस्ट को क्रॉस कर रहे हैं और तमाम पैसेंजर खैरो आफियत से हैं। उस टाइम पीआईए के पास कोई रडार टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं थी, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर होते थे। गिलगित से इस्लामाबाद का सफ़र तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट है, जिसमें से हमें 3 पहाड़ क्रॉस करने होते हैं, हिमालय, हिंदुकुश और काराकोरम, और नांगा पर्वत भी। नांगा पर्वत किलर माउंटेन के नाम से मशहूर है। हाईएस्ट माउंटेन्स की लिस्ट में ये दुनिया में 9th हाईएस्ट माउंटेन पर आता है, जिसकी हाइट तकरीबन 26,600 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। कैप्टन एस ज़ुबैर का 7:40 पर किया जाने वाला राब्ता आखिरी साबित होता है और उसके बाद ATC उनसे कनेक्ट करने की कोशिश तो करती है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। मैंने आपको बताया था कि तब रेडार टेक्नोलॉजीज नहीं थी। ये तो अब खुदा को ही पता कि 7:40 के बाद उस जहाज़ के साथ क्या हुआ। बिलाखिर बहुत कोशिश करने के बाद एमरजेंसी नाफिज कर दी गई और तमाम मुतालिका इदारों को मुतहर्रिक कर दिया गया। पाकिस्तान सिविल एसोसिएशन भी उन इदारों में से एक होता है और फिर वो भी अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं कि वेदर और आसमान बिल्कुल क्लियर था, लेकिन ख़राब होने की अलर्ट अभी भी मौजूद थी। खबर देखते देखते सबको पता चल जाती है और पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल होता है और जो रिश्तेदार हैं वो अपने प्यारों के लिए परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि हमारे घर वाले भी इसी फ्लाइट में हैं। ये भी कहा जाता है कि कैप्टन एस ज़ुबैर तैयारी को कंट्रोल कर रहे थे और अचानक से मौसम ख़राब हुआ और उन्होंने ऑल्टरनेट रूट का सोचा। तो ये कहा गया कि हो सकता है उन्होंने मौसम की ख़राबी की वजह से ऑल्टरनेट रूट चूज़ किया और वो जहाज़ जाके पहाड़ से टकरा गया और वहीं पर ही फिनिश हो गया। एक चीज़ है, अब मैं क्या बताऊँ अभी फोटो कि ये एस ज़ुबैर साहब की ये आदत थी। मैं और शाहजहान साहब पिया है का हमेशा उसको कहते थे कि बराबर आप रूट फॉलो करें। आप वो रूट फॉलो नहीं करता था।
हमेशा से कर दो। आगे मुझे क्या हमें कहता था, आज मैं नीलम वैली गया था, आज मैं अस्तौर से गया था, आज मैं फिलहाल जगह से गया था। हम कहते थे सर ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, आप रूट को फॉलो करें। उसकी ये आदत थी, वो सैर करता था। वक्त गुजर रहा था और एटीसी का अब तक कोई राब्ता नहीं हो पाया और मेडे का भी कोई रिप्लाई नहीं आया था। मेडे एक कोड वर्ड होता है जब कोई हाईजैक हो जाए या इस तरह की कोई मुश्किल सिचुएशन, बिल्कुल ही मुश्किल सिचुएशन में मेडे का यूज किया जाता है कि पायलट 3 बार मेडे और आखिर में अपनी फ्लाइट का नाम, जैसे अगर राब्ता होता तो होते मेडे फ्लाइट PK4A4, ऐसे बोला जाता है कि बस अब कोई हल नहीं है, अब बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। और तब ये पायलट कोड वर्ड यूज किया करता है एटीसी को बताने के लिए। अगले दिन 26 अगस्त 1989 को 5 क्रू मेंबर्स और 49 पैसेंजर्स को मिसिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है और उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक सर्च ऑपरेशन करवाती हैं, जिसमें जिस दिन ये प्लेन नांगा पर्वत क्रॉस कर रहा होता है उस वक्त एक अमेरिकन क्लाइंबर्स का ग्रुप वहां से जा रहा होता है नांगा पर्वत पर ही, और वो बोलते हैं कि हमने उस टाइम एक जहाज जाते हुए तो देखा था। इसका ये मतलब है कि वो नांगा पर्वत पहुंचा होगा। सो आफ्टर दिस इन्फो PIA, पाक आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स तीनों मिलकर सर्च ऑपरेशन का आगाज कर देते हैं। ये एक ज़मीनी सर्च ऑपरेशन नहीं बल्कि फ़ज़ाई सर्च ऑपरेशन होता है, जिसमें नांगा पर्वत के ऊपर चक्कर लगाकर प्लेन को तलाश किया जाता है और बहुत ही मुश्किल होता है ये सर्च ऑपरेशन और बिलाखिर पहला सर्च ऑपरेशन नाकाम हो जाता है। और वजह ये बताई जाती है कि पूरी तरफ सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है, मतलब कि तमाम पहाड़ सफ़ेद हो चुके हैं और जो जहाज़ का रंग था वो भी सफ़ेद था। तो हवाई ऑपरेशन तो नहीं किया जा सकता क्योंकि हवा में वो PIA का जो प्लेन है वो स्पॉट ही नहीं हो सकता। ये ऑपरेशन 4 दिन तक चलता है और उसके बाद ख़त्म कर दिया जाता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एरियल ऑपरेशन ही क्यों किया गया, ये ज़मीनी ऑपरेशन भी कर सकते थे, और वही हुआ, ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। एक पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन जो कि एक क्लाइंबर भी हैं, उनकी निगरानी में पूरी पाक आर्मी की एक टीम जाती है जो ये सर्च ऑपरेशन करती है, मगर इस ऑपरेशन से भी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती। इस ऑपरेशन को भी ख़त्म कर दिया जाता है। काफ़ी दिन ढूंढने के बाद वो लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सर्च ऑपरेशन अभी करना ठीक नहीं है और हम नाकाम ही होते रहे हैं, तो इस ऑपरेशन को भी ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये ऑपरेशन भी ख़त्म हो गया। तो 3 थ्योरी सामने आई, वैसे तो बहुत ज़्यादा आई लेकिन मैं आपके सामने 3 थ्योरीज पेश करना चाहूँगा। फर्स्ट थ्योरी ये थी कि प्लेन हाईजैक हुआ है, क्योंकि तब हाईजैक्स का दौर था। आपको बताता चलूँ कि तब रिसेंटली एक हाईजैक हुआ था, अल जुल्फ़िकार ग्रुप का हाईजैक था, जो कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान और शाम ले जाया गया और किडनैपर्स की डिमांड भी आई थी, लेकिन तब तक किडनैपर्स की कोई डिमांड नहीं आई और ये थ्योरी भी फेल हो गई। सेकंड थ्योरी अगर मैं आपको बताऊं तो सेकंड थ्योरी ये थी कि हवा की बाइस कैप्टन SS ज़ुबैर जो है इसको LOC के करीब ले गए होंगे और जाने अनजाने में उनसे LOC क्रॉस हो गया होगा और इंडियन एयरफोर्स ने उनको शूट कर दिया गया। ये जब ये र्यूमर आया तब हमारी उस वक्त की गवर्नमेंट ने कांटेक्ट किया इंडिया को और इंडिया ने बोला कि हम बिल्कुल इसकी तरदीद करते हैं, हमने ऐसा कोई हवाई जहाज़ नहीं गिराया और तो और हम आपकी मदद भी कर सकते हैं इस जहाज़ को ढूंढने में। और यही हुआ, इंडिया की तरफ से टीम्स और जहाज़ आई और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक और सर्च ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑब्वियसली ये भी नाकाम हुआ। थर्ड और आखिरी थ्योरी ये है कि ये जहाज़ आइसबर्ग में क्रैश हुआ और ये थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसको हम मान सकते हैं, क्योंकि आइसबर्ग में क्रैश कर गया होगा तो जब जैसे ही जहाज़ फेल होता है या क्रैश करता है तो उसमें से धुआं और आग दोनों निकलती हैं, लेकिन चूँकि वहाँ पर स्नो थी तो जैसे ही आइसबर्ग में क्रैश हुआ होगा तो पूरी स्नो ने जहाज़ को अपनी लपेट में लेके उसको अंदर ही दफन कर दिया गया। बिलाखिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और तमाम मुतालिका इदारों ने अपने घुटने टेक दिए और इन 54 पैसेंजर्स को डेड करार दे दिया कि कोई हादसा हुआ होगा और ये डेड हो गए होंगे। लेकिन उनकी फैमिलीज अभी भी ये कहती हैं कि इन्होंने कोई अच्छे तरह से ऑपरेशन नहीं किए और हमें हमारे प्यारों की बॉडीज़ जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में चाहिए। इन लोगों ने काफ़ी सालों तक प्रोटेस्ट किया और बिलाखिर करते करते ये सिर्फ हर ईयर एनिवर्सरी पर प्रोटेस्ट करते थे,
जो कि अभी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इनका आखिरी मौक़िफ़ ये है कि हमें डेड बॉडीज़ फराहम की जाएँ। गवर्नमेंट को इस बात का बिल्कुल पता है, लेकिन वो इस चीज़ को डिस्क्लोज़ हमारे साथ नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही वो गवर्नमेंट को पता, लेकिन हमें एक डेड बॉडीज़ तो मिल जाए ताकि हमें मुतमईन तो हो सकें कि हमारे प्यारे हमें मिल गए हैं। लेकिन जहाज़ ही नहीं मिला तो डेड बॉडीज़ कहाँ से मिलेगी, जो कि मिलना इम्पॉसिबल है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि डेड बॉडीज़ मिल सकती हैं। वो कैसे मिल सकती हैं? ये 35 साल पहले का वाक़या है और 35 साल पहले ये जहाज़ तकरीबन स्नो में धँस गया होगा। लेकिन पहले भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि 70-80 साल, 50 से 70-80 साल तक कोई आदमी दफन रहा हो स्नो के अंदर और क्लाइमेट चेंज यानी बर्फ़ के ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से उसकी डेड बॉडी मिल गई हो। ये भी हो सकता है कि हमें आने वाले दिनों में जब क्लाइमेट चेंज बढ़ जाएगा और नांगा पर्वत या किसी भी पहाड़ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और बर्फ़ पिघलेगी, तब हमें मलबा पहाड़ का या डेड बॉडीज़ सही हालत में मिल सकती हैं। ये अपनी नौयत में वाहिद वाक़या नहीं, इस तरह पहले बहुत से वाक़ये हो चुके हैं जो टेक ऑफ तो हुए लेकिन कभी भी अपनी मंजिल पहुंच ही ना पाए और उनको ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया, कभी भी पता ना चल सका। इस तरह 2014 में रिसेंटली मलेशिया में हुआ था। एक कुआलालंपुर से फ्लाइट टेक ऑफ तो हुई लेकिन कभी भी पहुंच ही ना पाई। फ्लाइट 404 की इस ट्रेजेडी से बहुत सारे सवालात उठते हैं। उम्मीद है आपके दिलों में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि उन पर क्या बीती होगी या वो किस हाल में होंगे, या हो सकता है वो ज़िंदा भी हों, किसी तरह से वो किसी मकाम पर हों और अपने प्यारों के पास वापस ना आ सकते हों। हो सकता है आपके जहन में भी ऐसा सवाल पैदा हो रहा होगा। अगर आपके जहन में ऐसा कोई सवाल भी पैदा हो रहा है तो कमेंट कर दीजिए कि आपकी क्या राय है, और अगर आपको इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन है या मैं किसी चीज़ में गलत हूँ वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। खैर, हो सकता है ये मुअम्मा आने वाले दिनों में सॉल्व हो जाए या फिर ये मुअम्मा ऐसे ही बना रहे और फिर क़यामत आ जाए और दुनिया ख़त्म हो जाए। उसी तरह ये वीडियो भी ख़त्म हो चुकी है। अपने मेज़बान मोहम्मद हसनैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।